उसका बचपन का दोस्त होने के नाते मैंने उस गुस्से वाली बड़ी बेटी को 18 साल तक तंग किया। मुझे लगा था तुम थोड़ा और टिकोगे, लेकिन लगता है अब सब खत्म हो गया। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके विदेश जाने के दूसरे ही दिन सबके सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी कि मैं एक नकली यंग मास्टर हूं। मुझे एक ही रात में घर से बाहर निकाल दिया गया। एक ही पल में मैं जन्नत से नरक में गिर गया। जब मैंने फिर से वैन निंग का नाम सुना तो मुझे लगा कि मैं उसकी एक झलक देखने के लिए तरस जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरे अंदर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी। अपना छाता पकड़े हुए मैंने अपना काम किया। इज्जत देने के लिए मैंने उसे अब भी मिस वैन ही बुलाया। उस एक मिस वैन कहने से हमारे बीच एक बहुत बड़ी दूरी बन गई। अब मैं उसे पहले की तरह बार बार वैन निंग कहकर नहीं बुला रहा था। तुम वापस कब आए? जी युनशी ने तुरंत बीच में बोलते हुए पूछा। क्या इसलिए नहीं क्योंकि परिवार को पता चला कि इसके असली पिता अचानक नदी में गिर गए और मर गए, इसलिए वह इस पनौती को वापस ले आए। कौन जानता है कि इस बार यह किसकी जान लेकर ही मानेगा। तुम्हारा सावधान रहना ही बेहतर है, कहीं तुम फिर से इस मुसीबत के चक्कर में न फंस जाओ। पिछले कुछ सालों में मैं सच में वैन निंग के पीछे ही पड़ा रहता था। मैं सबसे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता रहता था। जो परफ्यूम वह लगाती थी उसे जमा करता था और उससे अचानक मिलने के कई मौके बनाता था। यह सब सिर्फ उसके थोड़ा करीब जाने के लिए था। ये बात कि मैं वैन निंग को पसंद करता हूं हमारे ग्रुप में सबको पता थी, और सब ये भी जानते थे कि वैन निंग मुझसे सख्त नफरत करती थी। नहीं तो जब मेरी असलियत सबके सामने आई तो वह बिना मेरी मदद किए चुपचाप खड़ी नहीं रहती, बल्कि उसने बिना किसी रहम के ऐसे तरीके अपनाए जिससे मेरी जान जाते जाते बची। वैन निंग उन लोगों में से एक थी जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। इस वक्त उसकी नजर चाकू की तरह तेज थी, जैसे वह मुझे छाते के अंदर तक भिगोना चाहती हो। क्या ऐसा है? क्या इसकी अभी भी हिम्मत है? मैंने छाते को जोर से पकड़ लिया। मेरी कांपती हुई आवाज में मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, पहले मुझसे गलती हुई थी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैं छाता पकड़े हुए उस तेज हवा और बारिश में खड़ा रहा। मेरा कमजोर और भूखा शरीर मेरे ढीले ढाले कपड़ों के अंदर छुपा हुआ था। हवा मेरी खाली और उड़ती हुई पैंट से टकरा रही थी। मेरी आवाज कांप रही थी और कमजोर थी। जी फैमिली के उस पुराने यंग मास्टर का घमंड और अकड़ अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अचानक इस भूत जैसा कैसे दिखने लगा जब वह जी फैमिली में था? क्या वह परिवार के लाड प्यार के भरोसे नहीं रहता था? घमंड करने के लिए, सब पर हुक्म चलाने के लिए और सबको नीचा दिखाने के लिए। वह अपनी बड़ी बहन जी युनशी को भी कुछ नहीं समझता था और हमेशा उसका मजाक उड़ाता और बेइज्जती करता था। जी फैमिली की वजह से मुझे भी उसके आगे झुकना पड़ता था, लेकिन सिर्फ 3 साल में जी फैमिली का सहारा और रुतबा खोने के बाद वह सच में सड़क के किसी आवारा बिल्ली से भी बुरी हालत में जी रहा था। जिंदगी ने उसकी सारी अकड़ को पूरी तरह मिटा दिया था और उसने अब झुकना सीख लिया था। वैन निंग ने सोचना बंद किया और अपनी भौहें सिकोड़ी। आखिरकार वह आगे बढ़ी, मेरे पास से गुजरी और चली गई, जैसे वह किसी ऐसी गंदी चीज से बच रही हो जो उसकी आंखें खराब कर दे। जी युनसी ने मजाक उड़ाया और कहा, जल्दी से अंदर चलो, वहां किसी बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हो? यह सुनकर मैं जल्दी से उसके पीछे चल दिया। जब मैं अपनी पालने वाली माँ के पास गया, मैंने अपनी गर्दन पीछे खींच ली। मेरी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वैन निंग के सामने थी, जिसमें एक अनजानी दूरी साफ महसूस हो रही थी। आंट लिन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका प्यारा और नर्म चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम इतने पतले कैसे हो गए? जी युनसी एक तरफ बैठी थी और उसने ठंडे ढंग से बीच में कहा, मैं जानती हूं आपको इस पर तरस आ रहा है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक नकली बेटा नहीं है? आंट लिन ने गुस्से से उसे डांटा, चुप रहो। इस वक्त परिवार की चिंता को महसूस करने के बाद भी मेरा दिल बिल्कुल सुन्न था। मेरे वे आंसू जो मेरे असली पिता के पीटने पर निकलते थे, जब मुझे खाने को नहीं मिलता था
और उन रातों में जब मैं भूख और ठंड से मरने वाला था। वे आंसू कब के सूख चुके थे। आंट लिन ने अपने आप को संभाला, मेरे कंधे को धीरे से थपथपाया और कहा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। अब जब तुम्हारे पिता नहीं रहे तो तुम बिना किसी चिंता के यहीं रहो। हम तुम्हें अब भी अपना ही समझेंगे, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे वापस ले आईं। मैं इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकता। चाहे मैं इसे खुशी खुशी मान लेता या इन सालों में उनकी बेरुखी की शिकायत करता, दोनों ही मेरे इस लाचार और बेबस हाल से बेहतर होते। जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, आंट लिन और जोर से रोने लगी। ये अब वह घमंडी, जिद्दी और बिगड़ा हुआ छोटा बेटा बिल्कुल नहीं लग रहा था जिसे वह जानती थी। आंट लिन को मुझ पर तरस आ रहा था, लेकिन जी युंगशी को इस बात पर यकीन नहीं था। वह खड़ी हुई और इस दुख भरे नाटक को खत्म किया। मम्मी, क्या आप सच में एक खूनी को अपना बेटा बनाना चाहती हैं? जैसे ही जी युंशी ने यह बात कही, आंट लिन ने उसे एक बार फिर से डांटा। लेकिन आंट लिन के इस बचाव के बाद भी मेरे दिल में कोई जज्बात पैदा नहीं हुए। आखिरकार मेरे रहने का इंतजाम जी फैमिली के घर में कर दिया गया। जो भी चीज मुझसे जुड़ी थी वह बिल्कुल वैसे ही रखी थी जैसे 3 साल पहले थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी चीज को छुआ तक नहीं गया। नरक से वापस स्वर्ग में आना, मुझे सुकून मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं उस नरम बिस्तर पर लेटा, मैं एक बुरे सपने में खो गया। सपने में किसी ने मेरे चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारा। उस सच लगने वाले दर्द से मेरी आंख खुल गई। कमरे का अंधेरा मेरा दम घोट रहा था। मैं तेजी से सांस लेने लगा और बाहर निकल गया। मुझे ताजी हवा की बहुत जरूरत थी। इससे पहले कि मैं नीचे जाता, मुझे रास्ते के कोने में थोड़ी रोशनी दिखी। मुझे किसी के मजाक उड़ाने की आवाज आई। जी योन नीचे बार पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में शराब का एक ग्लास था। वह आराम से फोन पर बात कर रही थी। वह अब तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। घर वालों ने पहले ही उसके लिए एक जगह का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें अब उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फोन के दूसरी तरफ कौन था? मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता था। मिट्टी से निकलकर आया हुआ कोई इंसान भला कैसे एक ऐसी अमीर और घमंडी लड़की के सपने देख सकता है जिसे वह छू भी नहीं सकता। उसे एक बार देखना भी एक बड़ा सपना देखने जैसा था। मैंने थोड़ा सा मुस्कुराया। सपने का डर अब खत्म हो चुका था। मैं वापस जाने के लिए घूमा। जी यूनशे की नजर अचानक एक परछाई पर पड़ी। वहीं रुक जाओ। जी यंगशिक तेजी से मेरे पास आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने गुस्से में मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही घूमने बाहर आया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जी फैमिली के यंग मास्टर हो, जो तुम यहाँ आराम से घूम सकते हो? 3 साल पहले ये पता चला था कि मैं जी फैमिली का बेटा नहीं हूँ। जन्म के वक्त मुझे बदल दिया गया था। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी और मेरे पापा एक जुआरी थे। मैंने अमीरी की जिंदगी का मजा लिया था और इस किस्मत से मिली खुशी को बर्बाद कर दिया था। जबकि असली जी फैमिली का यंग मास्टर 6 साल की उम्र में तेज बुखार की वजह से मर गया था। मेरे होंठ कांप रहे थे और मैंने डर के मारे माफी मांगी। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मेरी ऐसी हिम्मत नहीं होगी। ये मत सोचना कि हम तुम्हें वापस लेकर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम अच्छी जिंदगी जियोगे। इतने सालों के बाद भी क्या तुम्हारी बड़े सपने देखने की आदत नहीं गई? जी युन शे ने मुझे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। मैंने बचपन की तरह कोई हरकत नहीं की। न तो उसका हाथ पकड़कर काटा, न ही रोते हुए आंट लिन को शिकायत लगाई। मैंने बस अपना सिर नीचे किया और बिल्कुल चुप रहा। ऐसा लगता था कि जब से मुझे वापस लाया गया है, मैंने कभी अपना सिर उठाकर नहीं देखा। जी यून शे ने अपना हाथ उठाया, जैसे वह मेरी गर्दन पकड़ना चाहती हो। जैसे ही उसका हाथ थोड़ा नीचे आया, मुझे कुछ होने का एहसास हुआ। डर और घबराहट की वजह से मैंने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया। मैं दीवार से चिपक गया और पत्ते की तरह कांपने लगा। ये देखकर जी योंगशी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से में बोली, तुम्हें छूने से ही मुझे घिन आती है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, जैसे मुझे कोई माफी मिल गई हो।
मैं तुरंत वहां से भाग गया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लेकिन जीएनसी अब और नहीं हंस सकी। वेन निंग के साथ चल रही फोन कॉल अभी भी कट नहीं हुई थी। जी यंग शिक वापस बैठ गई और उसने एक ही बार में आधा ग्लास शराब पी ली। मुझे बताओ, इसका यह हाल कैसे हो गया? मैंने तो बस अपना हाथ उठाया था और वह डर के मारे कांपने लगा। अब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्या अब तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? नहीं, मुझे बस लगता है कि अब इसमें कोई मजा नहीं बचा। ये तो बस थोड़े दिन का नाटक है ताकि लोग उस पर तरस खाएं। इतने सालों के बाद भी वह वैसा ही बेकार और कमजोर है। वह सच में बिल्कुल नहीं बदला। वेन निंग के इस मजाक के बाद उन्होंने अपनी अधूरी बात को आगे बढ़ाया। तुमने अभी कहा ना कि घर वालों ने उसके लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली है। यह सुनकर वह खुद को खुश होने से नहीं रोक सकी। हाँ, वो लोग कुछ ही दिनों में उनकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक बार जब उसकी शादी उस खानदान में हो जाएगी तो मैं गारंटी देती हूं कि उसका हर दिन नरक जैसा बीतेगा। अगली सुबह जल्दी ही आंट लिन ने मेरे लिए जी यूनशिए की गाड़ी में बैठने का इंतजाम किया। मैंने डरते हुए अपनी उंगलियां हिलाईं और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जो भी है, माँ ने तुम्हारे लिए ही यह सब तय किया है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पहले से तो बेहतर ही होगा। मैंने अपना सिर नीचे किया और धीरे से हाँ कहा। आधे घंटे बाद गाड़ी धीरे से एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद एक वेटर ने हमें अंदर आने का रास्ता दिखाया। मैं जी यूनशी के पीछे पीछे चलने लगा और हम सबसे आखिरी वाले एक प्राइवेट कमरे में चले गए। मुझे याद आया कि यह जगह सुबह की चाय के लिए बहुत अच्छी थी। मैं पहले यहाँ रोज आया करता था, खाने के लिए नहीं बल्कि उस इंसान की एक झलक देखने के लिए। लेकिन इस पुरानी जगह पर वापस आकर अब सब कुछ बदल चुका था। इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से नया बना दिया गया था। दूसरी मंजिल पर बैठने की जगह अब नहीं थी और वह शख्स जो वेन निंग के पीछे भागा करता था वह भी अब वहां कभी नहीं दिखेगा। जी योंगशी मेरे साथ प्राइवेट रूम के अंदर नहीं आई। उसने बस गुस्से से ऑर्डर दिया, कमरे के अंदर जाओ और वेट करो, थोड़ी देर में कोई तुमसे मिलने आएगा। मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा। मैंने जी योंगशी की आंखों में चालाकी देख ली थी। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर मैं बिना कुछ बोले चेयर पर बैठ गया। लेकिन मैंने शाम तक वेट किया और जी योंगशी ने जिस बंदे के बारे में बताया था वह नहीं आया। तभी उसका फोन आया और उसने मुझे दूसरी जगह जाने को कहा। मैंने एड्रेस पर एक नजर डाली। वह वेन निंग का एक प्राइवेट क्लब था। जैसे ही सूरज डूबा बारिश शुरू हो गई। वेन निंग खिड़की के पास खड़ी थी और खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसने नीचे की तरफ देखा तो नीचे एक पतला सा लड़का भागते हुए आ रहा था। मेरे पास छतरी नहीं थी और मेरे कंधे पूरी तरह भीग चुके थे। मैं क्लब के गेट पर खड़ा था और अंदर जाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बाहर ही रोक दिया। मैंने जी योंगशी को फोन किया, लेकिन किसी भी तरह मेरा फोन नहीं लगा। ठंडी बारिश और तेज हवा ने मेरे कपड़ों को गीला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं ठंड से कांप रहा था। ऊपर बैठे लोग मेरी इस हालत का मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। जी योंगशी खिड़की के पास आई और उसने नीचे देखा। वह पास आ रहा है। देखते हैं वह कब तक यह नाटक करता है। क्या उसने सच में वहां पूरे दिन वेट किया? हाँ, बिल्कुल। फैमिली ने उसकी शादी पक्की की है। उन्होंने उसे शेन फैमिली की सबसे छोटी बेटी से मिलवाने का प्लान बनाया है। तुम शेन तांग को तो जानती ही हो, वह दो मुंही लड़की है। शेन फैमिली ने बस एक पुराना एहसान चुकाने के लिए हाँ कहा था, लेकिन शेन तांग बिल्कुल तैयार नहीं थी। किसी ने कुछ भी कहा, उसने जाने से मना कर दिया। आंट लिन ने इस नकली लड़के के लिए बहुत मेहनत की है। पहले जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आई थी तब की बात अलग थी कि आंट लिन उसे इतना प्यार करती थी, लेकिन अब जब उनका आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है तब भी आंट लिन उसे अपने सगे बेटे की तरह मानती हैं। जिन सालों में उसे दूर भेजा गया था उन दिनों आंट लिन हर रोज रोती रहती थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह डिप्रेशन की वजह से बीमार पड़ गई थी। वेन निंग थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने जी योंगशी की तरफ देखा और पूछा,
क्या शेंतांग पास वाले कमरे में है? हाँ बिल्कुल, वह पूरे दिन खराब लड़कियों के साथ पार्टी करती रहती है। यह सुनकर वेन निंग के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई। किसी को बारिश में खड़ा देखने में क्या मजा है? जाओ और शेंतांग को बताओ, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। जी योंगशी के जाने के बाद वेन निंग ने वाइन का ग्लास उठाया, खिड़की के पास खड़ी हुई और फिर से नीचे देखने लगी। लेकिन अगला नजारा देखकर वह हैरान रह गई। उसने देखा कि मैं नीचे खड़ा होकर ध्यान से अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हूं ताकि बारिश का पानी मेरी हथेली में जमा हो सके। फिर मैंने उसे अपने होठों से लगाया और धीरे धीरे पीने लगा, बिल्कुल रास्ते पर घूमने वाली एक गंदी बिल्ली की तरह जो गंदा पानी पीती है। लेकिन वह मेरी मदद नहीं करेगी। मेरे नर्म शरीर के अंदर तेज धार वाले दांत हैं। एक छोटी सी गलती और उसे चोट लग सकती है। पिछली बातों से सीख लेकर वेन निंग का दिल इतनी जल्दी नहीं पिघलेगा। लेकिन उसके दिल में जो हैरानी थी उसे रोकना मुश्किल था। उसी वक्त मेरे पीछे का दरवाजा अचानक खुला। जो बाहर आया वह जी योंगशी नहीं थी और न ही वह तमीजदार शेंतांग थी जिसके बारे में ऑन्ट लिन ने बताया था। जो आदमी सबसे आगे चल रहा था, मैं उसे पहचानता था। मैंने पहले उसके साथ बुरा किया था। ये कहना सही नहीं होगा कि मैंने उसके साथ बुरा किया था। मैंने तो बस उसे एक पियानो कंपटीशन में हराया था। वह स्टेज के पीछे रो रहा था और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए मैंने सबके सामने उसे डांट दिया। इतने कमजोर दिमाग के साथ अगर तुम अपनी हार भी नहीं मान सकते तो तुम इस कंपटीशन के लायक ही नहीं हो। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब मेरी बारी थी। उन तीनों ने मुझे घेर लिया। वह हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। जब मुझे घर से निकाला गया था तो जी फैमिली ने मेरे पापा को पैसे दिए थे ताकि वह मेरा अच्छे से ख्याल रख सकें। उन सबको लगता था कि पिछले कुछ सालों में मेरी जिंदगी अच्छी चल रही होगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। वह आदमी मेरे पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे अरे, यहाँ कौन आया है? देखो, क्या ये यंग मास्टर जी नहीं है? अरे रुको रुको, मैं तो भूल ही गया कि हमारे सामने जो खड़ा है वह तो बस एक नकली है। उसके ऐसा कहते ही वे तीनों जोर जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो दूसरा बंदा बीच में बोला, क्या तुम यहाँ सिस्टर शेंतांग से मिलने आए हो? ये जानते हुए भी कि इस हालत में तुम वेन निंग के साथ नहीं रह सकते, तुमने किसी और से काम चलाने का सोचा। जी नानजो, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसी हालत के साथ शेंतांग के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तुमने मुझे याद दिलाया। ये तो बस एक बेशरम कचरा है। पहले वेन निंग ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए इसने शिनयी को किडनैप करने के लिए गुंडे भेजे और उसे मरवा दिया। तुम्हें अभी तक जिंदा रहने पर शर्म नहीं आती? मैंने अपना नीचे वाला होठ दबा लिया। मेरी उदास आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहले भी वेन निंग ने मेरा गला पकड़ा था और मुझसे यही बात पूछी थी। मैं रोया और मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद इसका शिकार था। वेन निंग ने मेरा यकीन नहीं किया। किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। कोर्ट में किडनैपर्स ने मुझ पर इल्जाम लगाया। मेरे माँ बाप को मुझ पर शक था। लॉयर्स ने पक्के सबूत पेश किए। मैं चाहे कुछ भी कहता, खुद को सही साबित नहीं कर पा रहा था। ये बात तब भी सच थी और आज भी सच है। मैं गलत था। ये मेरी गलती थी। जैसे ही मैंने यह कहा, नंजो और बाकी सब हैरान रह गए। इतना घमंडी इंसान अचानक इतना झुककर बात कर रहा था। नानजो एक पल के लिए रुका, फिर हंसकर बोला, अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी गलती है? तब तुमने कोर्ट में अपनी गलती क्यों नहीं मानी थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने मुझे 2 बार धक्का भी दिया। पूरे दिन से मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। मेरा कमजोर शरीर बारिश में गिर गया। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उनका ध्यान हट गया। वेन निंग ने अपने होंठ दबाए और वह बस बैठने ही वाली थी। तभी नीचे चल रही बहस अचानक बढ़ गई। शायद मेरे इस तरह झुकने की वजह से उन्हें गुस्सा आ गया था। नानजो ने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। युंगसी तुरंत सीधा खड़ा हो गया और देखने लगा कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैंने बस अपना चेहरा छुपा लिया और वहां से हिला तक नहीं। नानजो ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दोबारा धक्का दे दिया।
मैं गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ये देखकर क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत भाग कर आए। अच्छी बात यह थी कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। एक थप्पड़ खाना और गिरना किसी की जान जाने के दुख से तो बहुत छोटा था। पूरा भीगा हुआ मैं कार की पीछे वाली सीट पर सिमट कर बैठ गया। मेरे पास वेन निंग बैठी हुई थी। एक बिल्कुल शांत और बेपरवाह थी और दूसरा बेचारा पीला पड़ा हुआ और एक भटके हुए कुत्ते जैसा लग रहा था। हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लग रहे थे। तभी वेन निंग ने बात की, जैसे वह खुद को इस सब से अलग करना चाहती हो। युंगसी, शांतंग क्या है? मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। मेरी आवाज उसकी आवाज से भी ज्यादा पराई थी। वैसे मैं अकेला भी वापस जा सकता हूँ। वेन निंग के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई। ये युंगसी ने कहा था, लेकिन मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था। ऐसा नहीं था कि वह मेरे मामले में बीच में आना चाहती थी। वेन निंग ने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हो गया कि मैंने अपनी नजर उठाई है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती। पहले मैं नादान था और मैंने बहुत सारी गलतियां की। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि अब ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। वेन निंग ने अपना चेहरा घुमाया और पूछा, तुम किस तरह की गलतियों की बात कर रहे हो? मैंने अपना सिर झुकाया और धीरे से 3 शब्द कहे, तुम्हें पसंद करना। कार से उतरने के बाद हम दोनों तेज बारिश में साथ साथ चलने लगे, लेकिन छतरी सिर्फ एक थी जो वेन निंग के हाथ में थी। छतरी थोड़ी टेढ़ी थी जो मुझे मुश्किल से बचा रही थी। मेरा शरीर बार बार भीग रहा था। मुझे दोबारा भीगने से डर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि गंदे पानी से वेन निंग गंदी हो। मेरी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। छतरी के नीचे सिमटते हुए मैंने अपनी तिरछी नजर से देखा कि वेन निंग का एक कंधा आधा भीग चुका था। मैंने धीरे से एक गहरी सांस ली और बहुत सोच समझ कर बोला, तुम्हें मेरे लिए छतरी पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही भीग चुका हूं। वेन निंग की आवाज पहले जैसी ही रही। उसके बोलने का तरीका बहुत ही रूखा और पराया था। मैं बस नहीं चाहती कि आंट लिन मुझे डांटे कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अपने दिमाग में ज्यादा खुश मत हो। खुश हूं? मेरी ऐसी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। पहले ऐसी ही गलतफहमी की जो बड़ी कीमत मैंने चुकाई थी, वह मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। हम बिना बोले चलते रहे जब तक हमें जी फैमिली के पुराने घर की लाइट्स नहीं दिख गई। वेन निंग ने दोबारा कहा, याद रखना जो वादा तुमने कार में किया था। मैंने कार में कहा था कि उसे पसंद करना एक गलती थी, उसे परेशान करना एक गलती थी, और मैं ऐसी गलतियां दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैंने सिर हिलाया और वादा किया, मैं याद रखूंगा। पहले मैं बहुत बचकाना था। उन सब बातों के लिए मुझे सच में अफसोस है। रास्ते में मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितनी बार माफी मांगी थी। जब मैं उसे परेशान किया करता था, तब वेन निंग बस यही सुनना चाहती थी कि मैंने हार मान ली है। लेकिन अब जब उसने यह सच में सुन लिया, तो उसे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उसने सोची थी। जैसे ही हमने छतरी बंद की, जी फैमिली की नैनी हमारे पास आई। उसने वेन निंग और मेरी तरफ देखा, लेकिन टॉवल पहले वेन निंग को दिया। कोई भी देखकर समझ सकता था कि किसकी ज्यादा इज्जत थी। मेरी हालत अब इतनी खराब थी कि यहाँ की नैनी भी मुझे नखरे दिखा सकती थी। वेन निंग ने नैनी का दिया हुआ टॉवल नहीं लिया। इसके बजाय उसने गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इसकी जरूरत उसे ज्यादा मुझे है? नैनी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने तुरंत जल्दी से टॉवल मुझे दिया और बोली, मैं अभी दूसरा लेकर आती हूँ। वेन निंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जरूरत नहीं है, मैं अभी जा रही हूँ। जब आंट लिन ने आवाज सुनी और वह नीचे आई, तो ये आवाज यो लैन से, तो उन्होंने हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखा। वह तुरंत जल्दी से मेरे पास आई। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और परेशानी से मेरे चेहरे को छूकर दुख से कहा, शियन, तुम इतने कैसे भीग गए? जब तुम आज सुबह गए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। तुमने छतरी क्यों नहीं ली? मैं ठीक हूं। तुम इस तरह पूरे भीगे हुए हो और कह रहे हो कि ठीक हो। आंट लिन ने पास खड़ी नैनी को ऑर्डर दिया, टोंग माँ, जल्दी से शियन के नहाने के लिए गर्म पानी तैयार करो। वह अभी बारिश में भीग कर आया है। मुझे डर है कि उसे सर्दी ना हो जाए।
इसलिए उसके लिए सर्दी की दवाई भी निकाल कर रखना। चाहे जो भी वक्त हो, आंट लिन का मेरे लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ था। मैंने थोड़ा शर्माते हुए उन्हें थैंक यू कहा और फिर घूमकर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मेरे पीछे दोनों औरतें मुझे ऊपर जाते हुए देख रही थीं। आंट लिन ने अपनी नजर हटाई और वेन निंग की तरफ देखा। तुम शियन को वापस क्यों लेकर आई हो? मैंने तो साफ साफ यूंगसी से कहा था कि उसे शांतंग लेकर जाए। क्या वह वहां नहीं गया? जी यू भी उसे ढूंढने गई थी। यह सुनकर आंट लिन को गुस्सा आ गया। वह उसे इस तरह कैसे परेशान कर सकते हैं? ये शियन की बहुत बड़ी बेइज्जती है। मुझे इस बारे में उसके पेरेंट्स को जरूर बताना होगा। ये कहने के बाद वह थोड़ी शांत हुई और बोली, जो भी हो, तुम्हारा शुक्रिया। अगर आगे से ऐसा कुछ हो तो यंग सिक से कहना मुझे कॉल करे। वेन निंग ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वह वहां से चली गई। जब मैं नहाने जा रहा था तो मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आंट लिन ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या नहाने के बाद भी तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? बाहर आकर दवाई लेना मत भूलना। टुमा ने दवाई दरवाजे के बाहर रख दी थी। मैं ठीक हूँ। अब मैं पहले जैसा नाजुक नहीं रहा था। मेरे दिमाग में वह दिन याद आने लगे जब मैंने घर छोड़ा था। पिछले 3 सालों में जी फैमिली के साथ रहते हुए बारिश में भीग कर बीमार होना तो बहुत छोटी बात थी। यहाँ तक कि जब मुझे इतना पीटा गया कि मेरा हाथ अपनी जगह से हिल गया था, तब भी मैंने अपने मुंह में तौलिया दबाकर खुद ही अपना हाथ ठीक किया था। हर दिन अपने शरीर की नई और पुरानी चोटों को इग्नोर करते हुए मैं पैसे कमाने के लिए बर्फ के तूफान में भी निकल जाता था। ठंड के मौसम में मैं हमेशा फटे हुए कैनवस शूज पहनता था। बर्फ सीधे मेरे जूतों के अंदर चली जाती थी। इतनी ठंड होती थी कि मेरे पैर नीले पड़ जाते और अकड़ जाते थे। उसके सामने इस बारिश में भीगना तो कुछ भी नहीं था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और दरवाजा खोला। जब अंकल लिन ने मुझे बाहर आते देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और चिंता के साथ पूछा, क्या मैंने योंगशी से तुम्हारा ध्यान रखने को नहीं कहा था? तुम बारिश में ऐसे कैसे भीग गए? कोई बात नहीं। जी फैमिली में वापस आने के बाद मैं समझदार और सबकी बात मानने वाला बन गया था। मैंने अपना पुराना घमंडी और जिद्दी रवैया बिल्कुल बदल दिया था। अंकल लिन हर रोज दुआ करते थे कि उनका सबसे छोटा बेटा समझदार बन जाए और अपनी जिद छोड़ दे और अपने पापा को परेशान करना बंद कर दे। लेकिन अब जब उनका छोटा बेटा सच में ऐसा बन गया था तो एक बाप होने के नाते उनका दिल दुख रहा था। मैं इतना समझदार हो गया था कि मुझे देखकर ही दुख होता था। अंकल लिन ने मुझे खींचकर सोफा पर बिठाया। फिर उन्होंने एक तौलिया लिया और मेरे सिर से पानी की बूंदें धीरे से पोंछने लगे। मेरे खुरदुरे बाल सूखी घास की तरह बेजान लग रहे थे। अंकल लिन का दिल दुख से भर गया। इस बार तुम्हें वापस लाने के लिए उन्होंने अकेले ही सबसे लड़ाई की थी, लेकिन कुछ शर्तें थीं। वह अब मुझे ज्यादा लाड प्यार नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने मुझे फिर से बिगाड़ा और मैंने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया तो फिर कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे अब इस तरह के प्यार और अपनेपन की आदत नहीं रही थी। इसलिए मैंने अंकल लिन को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं खुद कर लूंगा। अंकल लिन ने तौलिया नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, शियन, मुझे पिछले कुछ सालों के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं देखना चाहता। मैंने कहा, मैं समझता हूं। अंकल लिन ने मेरे कमजोर कंधों और गर्दन को छुआ और वही पूछा जो उनके दिल में था, क्या तुम अब भी वेन निंग से प्यार करते हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, मैंने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं अपनी औकात जानता हूं। चिंता मत करो, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे पता है, मैं अब कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा, खासकर ऐसी कोई बड़ी मुसीबत जिससे किसी की जान चली जाए। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। मेरी अब हिम्मत नहीं है। मैं जितने सच्चे दिल से बोल रहा था, मेरी मुस्कुराहट उतनी ही दर्दनाक लग रही थी। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और आगे बोला, आपने जिस लड़की से मिलवाया है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर हमारी शादी हो जाए तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर हमारी बात नहीं बनी तो मैं यहाँ रुककर आपके लिए मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा। जहां तक कल शेंतांग के न आने की बात थी, जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो वह सुबह सुबह ही उसे अपने साथ ले आई
ताकि वह खुद आकर माफी मांग सके। अंकल लिन नीचे उनके साथ बैठे हुए थे। बारिश में भीगने की वजह से मुझे तेज सर्दी जुकाम हो गया था और मुझे नींद में ही बिस्तर से उठाकर तैयार होने के लिए कहा गया। मैंने वे कपड़े पहने जो अंकल लिन ने मेरे लिए तैयार किए थे। नैनी मेरे पीछे खड़ी थोड़ा बड़बड़ा रही थी। वह ज्यादातर इस बात की शिकायत कर रही थी कि मैं कितना पतला हो गया हूं। सबसे छोटे साइज का सूट पहने हुए मैं एक बच्चे जैसा लग रहा था जो बड़ों के कपड़े पहनकर खेल रहा हो। नीचे मदर शेन तंग को खींचते हुए अंकल लिन से माफी मांग रही थी। जैसे ही मेरे कदमों की आवाज नीचे तक गई, उन तीनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा। एक साथ इतने सारे लोगों को खुद को घूरते हुए देखकर मैंने शर्म और हिचकिचाहट की वजह से अपना सिर झुका लिया। मेरे कदम धीरे हो गए। ये देखकर अंकल लिन जल्दी से ऊपर आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे नीचे ले आए। मदर शेन खड़ी हुई और प्यार से बोली, तुम ही शियन हो ना? शेन फैमिली पिछले 2 सालों में ही अमीर हुई थी, इसलिए उन्हें मेरे पुराने वक्त के बारे में ज्यादा नहीं पता था। अब मुझे देखकर लग रहा था कि मैं एक शांत और शर्मीला लड़का हूं। मुझ में अब पहले जैसा घमंड बिल्कुल नहीं बचा था। मदर शेन ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। मैं वहां एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ा रहा। मदर शेन को बिल्कुल अजीब नहीं लगा। उन्होंने कहा, शियन, ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे से नहीं पाला। शेनतांग को बस मजाक करने की आदत है, प्लीज उसे माफ कर दो। मदर शेन ने आगे बढ़कर शेनतांग को खींचा और कहा, जल्दी से शियन से माफी मांगो। शेनतांग ने बिना ध्यान दिए अपनी स्कर्ट ठीक की, मेरी तरफ हल्की सी नजर डाली और बिना मन के धीरे से बोली, सॉरी। अगर पहले का वक्त होता तो मैं उस जैसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। मैंने न जाने कितनी बार वेन निंग से शादी करने और उसे अपनी दुल्हन बनाने के सपने देखे थे और उसके साथ बच्चे पैदा करने के सपने देखे थे। मैंने कितनी ही ठंडी रातें उसके ख्यालों में गुजारी थीं, लेकिन आखिर में वह सब एक सपना ही बनकर रह गया। अपने सामने खड़ी शेनतांग को देखकर मैंने जबरदस्ती एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं। शेनतांग एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने अपनी नाक को थोड़ा छुआ और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, जैसे वह मुझे देखना ही नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल अजीब महसूस कर रही थी। हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए अंकल लिन ने एक ड्राइवर को हमारे साथ भेजा ताकि हम दोनों अकेले बाहर खाना खाने जा सकें। रास्ते में शेनतांग पीछे की सीट पर दूसरी तरफ बैठी थी और अपना चेहरा हाथ पर टिकाए खिड़की से बाहर रास्ते को देख रही थी, जबकि मैं बिल्कुल सीधा बैठा था और मेरे हाथ मेरे घुटनों पर रखे हुए थे, बिना एक शब्द बोले अपना सिर नीचे किए हुए। ये उस इंसान से बिल्कुल अलग था जिसके बारे में शेनतांग ने सुना था। लोगों की बातों से लगता था कि मैं बहुत घमंडी और अकड़ दिखाने वाला हूं, जो हर जगह अपने खानदान के पैसे और ताकत का दिखावा करता है और हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। लेकिन उसके सामने जो मैं खड़ा था वह एक कमजोर हल्की खुशबू वाले सफेद जास्मिन फूल जैसा था। यहाँ तक कि मेरी डंडी का रंग भी फीका था। मैं फूलों की क्यारी के सबसे गहरे कोने में दबा हुआ था, जिसका बिना किसी के ध्यान दिए मुरझा जाना तय था। जब गाड़ी रेस्टोरेंट पहुंची, शेनतांग ने मुझे इग्नोर किया और बाहर निकलकर अंदर चली गई और खुद ही बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया, बिना मुझसे मेरी पसंद या परहेज के बारे में पूछे। जब वेटर ने मेन्यू लिया और प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद किया, तभी शेनतांग ने सीधे काम की बात शुरू की। तुम्हें पता है ना कि वो लोग चाहते हैं मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। शेनतांग अभी जवान थी और उसके पीछे लड़कों की कोई कमी नहीं थी। उसके आसपास बहुत से मर्द थे, इसलिए एक खराब पास्ट वाले आदमी से शादी करना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था, चाहे कोई उसे जान से ही क्यों न मार दे। शेनतांग ने बिना सब्र के कहा, शी-एन, हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं, चलो थोड़ी इज्जत बचाकर रखते हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके अंकल लिन को साफ साफ बता दो, ताकि मेरी माँ मुझे रोज रोज परेशान करना बंद कर दे। क्या हम बस एक कोशिश कर सकते हैं? बस 1 महीने के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, चलो 1 महीने के लिए डेट करके देखते हैं। अगर बात नहीं बनी तो मैं घर वालों से कह दूंगा कि हमने कोशिश की,
लेकिन हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। मुझे पता था कि अब मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरी ज्यादा कुछ मांगने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस रुकना चाहता था, और रुकने के लिए मुझे किसी के साथ रिश्ता बनाना था या किसी के साथ रहना था। यह कोई अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। शैनतांग को मेरा यह ढंग देखकर मजा आया और उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे हुई और हंसी। तभी लोग कहते हैं कि तुम ठीक नहीं हो। तुम जैसे ही मुंह खोलते हो, चालाकी भरी बातें निकलने लगती हैं। कृपया इसे एक रिक्वेस्ट समझो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे मेरे परिवार को ऑन्ट लिन का एहसान नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं कोई पुराने ख्यालों वाली संस्कारी पत्नी नहीं हूँ। शायद तुम एक महीना भी न झेल पाओ, ये जानते हुए कि शैनतांग मुझे बाहर ले गई है। जी युनसी बस मेरा मजाक बनते हुए देखने का इंतजार कर रही थी। शैनतांग एक बेपरवाह और सीधी बात करने वाली लड़की थी। पता नहीं वह मुझे कितनी बुरी बातें कहती। जैसे ही जी युनसी ने मेरे पीले और बेइज्जत चेहरे के बारे में सोचा, उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और नीचे विला में आती हुई गाड़ी को देखने लगी। शैनतांग ने पहले सोचा था कि वह मुझे छोड़कर तुरंत चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे हमारी डील याद आई। उसने थोड़ा दिखावा किया, गाड़ी से बाहर आई और मुझसे थोड़ी बात करने लगी। ऊपर से यह नजारा देखकर जी युनशी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह खिड़की के पास बिल्कुल सुन्न खड़ी रही। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद कर लीं और गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। मेरे अंदर जाने के बाद अंकल लिन ने नीचे मुझे एक तरफ बुलाया और मुझसे बहुत देर तक बात की। उसके बाद ही मुझे जाने दिया। जैसे ही मैं ऊपर गया, मेरी टक्कर गुस्से से लाल जी युनशी से हुई। मुझे सच में लगा था कि 3 साल पहले जी फैमिली को छोड़ने के बाद तुम्हारा स्वभाव बदल गया होगा। किसे पता था कि तुमने चुपके से सीख ली हैं लड़कियों को फंसाने की ऐसी चालाकियां। उसके हिसाब से शैनतांग के पीछे बहुत से मर्द घूमते थे, इसलिए उसे मुझे बिल्कुल भाव नहीं देना चाहिए था। फिर भी वह खुद मुझे छोड़ने आई। जी युनशी को बिना सोचे ही समझ आ गया कि मैंने जरूर कोई चाल चली होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया। तो फिर शैनतांग तुम्हें वापस क्यों छोड़ने आई? वह बस नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले उसे दोष दें। ये मत सोचो कि तुम चैन से रह पाओगे, क्योंकि तुमने शैन परिवार का सहारा ले लिया है। सबको तुम्हारे गंदे पास्ट के बारे में पता है। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि कोई भी तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने बहुत पहले ही उम्मीद करना छोड़ दिया था। पहले मुझे वेन निंग से प्यार नहीं मिला और अब मुझे कोई भी प्यार नहीं करता था। मैंने इस कड़वाहट को इतने समय तक झेला था कि अब यह एक आम बात बन चुकी थी, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी युनसी ने मजाक उड़ाते हुए हंसा, अपने हाथ में पकड़ा, गर्म दूध का ग्लास उठाया और उसे मेरे सिर पर डाल दिया। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। इस तरह की बेइज्जती अब मुझे और दुख नहीं दे सकती थी। जी युनशी ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा कॉलर पकड़ लिया। क्या तुम अमीर लोगों में शामिल होने के लिए इतने बेताब हो? क्यों ना मैं तुम्हें बाहर ले चलूं? वापस आने से पहले मुझे पता था कि वे मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उनकी नजरों में मैं ही वो हूं जिसने शिंग ये को मारा था। मुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ जिंदा और ठीक ठाक था। मौत से भी बदतर जिंदगी ही मेरी असली किस्मत थी। ठंडी रात में कैपिटल सिटी चमकदार रोशनियों से जगमगा रही थी। मैं जी युनसी के पीछे पीछे मानसी के दरवाजे के अंदर चला गया। वह यहाँ रोज आती थी। जैसे ही हमने एंट्री की, एक वेटर हमें उसके हमेशा वाले प्राइवेट रूम की तरफ ले गया। मैं उसके पीछे चल रहा था। जब मुझे एक न दिखने वाले इंसान की तरह उस दरवाजे के अंदर लाया गया, तो अचानक सबका ध्यान मेरी तरफ चला गया। उन आंखों में थोड़ा बहुत एक अच्छा तमाशा देखने का इंतजार था। चमकती हुई रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मैंने खुद को छुपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन मैं रोशनी से तो छुप सकता था, पर उन मजाक उड़ाने वाली और गुस्से भरी बातों से नहीं छुप सकता था। जी युनसी, ये कौन से यंग मास्टर हैं? तुम इनका इंट्रो क्यों नहीं करवाती? उनके पास खड़ी एक औरत ने कहा। उसने फिर से बीच में बोला, ये यंग मास्टर जी हैं।
तुम उसे पहचानते तक नहीं हो। वह इज्जत और रुतबा जिसे बचाने की मैंने पिछले वक्त में बहुत कोशिश की थी, वह अब तेज तलवारें बन चुके थे जो एक एक करके मेरे अंदर चुभते जा रहे थे। जी युनसी सोफा पर बैठ गई और अपनी आवाज ऊंची की। ये बिल्कुल सही वक्त था। चलो आज के दिन को एक वेलकम पार्टी की तरह मनाते हैं। जलती बुझती लाइटन के बीच जियोन्स, उसने चुपके से अंधेरे में खड़े लोगों के ग्रुप की तरफ देखा। उसने उसकी तरफ एक नजर देखा और वह उसकी बात समझ गए। क्या यह सिर्फ जबरदस्ती शराब पिलाना और परेशान करना नहीं था? उन लड़कियों के लिए जो रोज क्लबॉन में घूमती हैं, उनके लिए यह एक जाना पहचाना खेल था। उस प्राइवेट रूम में बहुत ज्यादा शोर था, लेकिन सबसे साफ आवाज जी युनशी की थी, जो फोन पर वेन निंग से बात कर रही थी। उसका बोलने का तरीका बहुत तेज था और वह वेन निंग को जल्दी से मांगसिया आने के लिए कह रही थी। यहाँ देखने के लिए एक अच्छा तमाशा चल रहा है। वेन निंग अभी अभी दिन भर के लोगों से मिलने जुलने के बाद फ्री हुई थी। उसे उस तमाशे में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके बारे में जी युनसी ने बताया था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया। एक छोटी सी गलती पर भी मार पड़ सकती थी, इसलिए चाहे जितना भी दर्द हो उसे सहना ही था। वेंडी अंदर आई। उसने एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा और फिर तुरंत अपनी नजर ऐसे हटा ली जैसे किसी गंदी चीज को देख रही हो। यह देखकर कि वेन निंग को कोई एतराज नहीं है। प्राइवेट रूम में बैठा एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। यह सच में बर्दाश्त के बाहर था। यह देखकर कि वेन निंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लगातार मेरा मजाक उड़ाता रहा। आखिरकार वेन निंग से यह सब और देखा नहीं गया और उसने इस बेइज्जती वाले मजाक को रोक दिया। फिर वह उस प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। अपने पॉकेट में हाथ डालकर उसे एहसास हुआ कि वह अपना फोन वहीं भूल आई है। जैसे ही वह वापस मुड़ी और रेस्टरूम के पास से गुजरी, उसे एक टॉयलेट के अंदर से उल्टी करने की आवाज आई। वह आवाज उसके कानों में चुभी। इस तरह बिना सोचे समझे शराब पीना, ज्यादा से ज्यादा इससे बहुत बुरा हैंगओवर हो सकता था और बुरे से बुरा यह जानलेवा भी हो सकता था। मैंने तब तक उल्टी की जब तक मेरा सिर नहीं घूम गया और मेरे आगे अंधेरा नहीं छा गया। मेरे हाथ पैर बिल्कुल कमजोर और ढीले पड़ चुके थे। थोड़ी देर दीवार का सहारा लेकर संभलने के बाद मैं रेस्टरूम से बाहर आया, लेकिन दरवाजे पर वेन निंग को खड़ा देखकर मैं चौंक गया। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया और थोड़ा झुक कर बोला, मिस वेन। मैंने साफ तौर पर इतना दुख और बेइज्जती झेली थी, फिर भी मैं ऐसे नाटक कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उन्हें इज्जत से मिस वेन बुला रहा था। वेन निंग किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यह मेरा तरीका नहीं था। उसने गुस्से में पूछा, अगर तुम जानते थे कि यहाँ आने का क्या अंजाम होगा तो तुम फिर भी क्यों आए? सिस्टर युनसी तो बस मेरे साथ मजाक कर रही थी। मैं मुश्किलों को झेलना अच्छे से जानता हूँ। यह थोड़ी सी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। तुम उन्हें सिस्टर युनसी कहते हो और मुझे मिस वेन बुला रहे हो। वेन निंग को यह बात अजीब और मजाकिया लगी। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, वह अब तुम्हारी बहन नहीं है। अगर तुम परिवार का रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम गलत जगह आए हो। जब मेरा और सिंगे का एक साथ किडनैप हुआ था, तब जी युनशी, जो मेरी सगी बहन है, उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया था और किसी और को बचाया। जब उसने यह फैसला किया, वेन निंग ने उसकी आंखों में पछतावा और दुख देखा। जी युनशी की आंखें लाल हो गई थीं और उसने कहा, मुझे माफ कर दो शियन। लेकिन जब उसे पता चला कि वह किडनैपिंग मैंने खुद करवाई थी, तो जी युनसी का सारा पछतावा खत्म हो गया। उसने खुद कहा कि मेरे जैसा उसका कोई भाई नहीं है और अच्छा होता अगर मैं ही मर गया होता। मुझे इसमें कोई मजाक नहीं लगा। मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, मुझे उन्हें मिस जी कहना चाहिए। वेन निंग ने आगे पूछा, क्या तुम शेन तांग से मिले हो? यह ऐसी बात नहीं थी जो वेन निंग को पूछनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसने यह बात निकाली थी तो इसकी कोई वजह जरूर होगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं जल्दी सेटल हो सकूं। मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि वह अभी भी परेशान थी, इसलिए वह चाहती थी कि मेरी जल्दी शादी हो जाए। ये बात समझ आती थी। आखिरकार उसे मुझसे छुटकारा मिल गया था। वेन निंग का अभी भी डरना आम बात थी। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मिस शेन मुझे पसंद नहीं करती है।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस वजह से आपके पास वापस नहीं आऊंगा। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने वेन्निंग के गुस्से वाले चेहरे को इग्नोर किया, एक तरफ मुड़ा और अपनी लाल और ठंडी हथेली से फोन के माइक को ढक लिया। मैंने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वेन्निंग के दिमाग में जो आया उसने बिना सोचे जल्दी से बोल दिया, क्या वह युनशी है? नहीं, वह शेन तंग है। हमने 1 महीने के लिए डेटिंग करने का फैसला किया है। इस 1 महीने के लिए मुझे उसकी हर बात माननी होगी, चाहे शेन तंग कोई भी अजीब मांग करे, मैं मना नहीं कर सकता। आसपास का माहौल अचानक ठंडा हो गया। मैं पहले से ज्यादा शांत और धीमा हो गया था, इसलिए मैंने कुछ अजीब महसूस नहीं किया। मैंने बस खुद से कहा, मैं अभी जा रहा हूं, अलविदा। मैं जाने के लिए एक तरफ मुड़ा। वेन्निंग अजीब तरीके से हंसी, शेन तंग तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। सच में किसी अच्छे खानदान की लड़की मेरी तरफ दोबारा नहीं देखेगी। इतना सब कुछ झेलने के बाद मुझे यह कैसे नहीं पता होगा कि सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने थोड़ा उदास होकर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अंजाम अच्छा होगा या बुरा। मेरी आंखों में वह डर देखकर वेन्निंग पिछली यादों में खो गई। उसने एक बार मुझे इसी तरह गुस्से में वार्निंग दी थी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। लेकिन उस वक्त मैं आज की तरह इतना सीरियस और गिड़गिड़ा नहीं रहा था। मैंने बस इसे एक मजाक समझा था और कहा था, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा। वह यादें अब तेज तलवारों की तरह मुझे चोट पहुंचा रही थीं। वेन्निंग ने ताना मारते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पिछली बार के अंजाम से तुमने कोई सबक नहीं सीखा। मैं काफी देर तक खामोश रहा और फिर बोला, मैंने यह सब झेला है, इसीलिए अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने वेन्निंग के लिए अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया था। पिछली बातों के बारे में बात करते हुए मैं बिल्कुल बेबाक था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों में बहुत बड़ा दुख था। मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। जब तक मैं वहां पहुंचा मुझे 3 मिनट की देरी हो चुकी थी। शेन तंग ने मुझे अच्छी नजर से नहीं देखा। उसने मुझे यहाँ सच में अपने साथ वक्त बिताने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि इसलिए बुलाया था ताकि मैं उसके छोटे स्टार की सेवा करूं। वह लड़का एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी था। इस वक्त वह पीछे की सीट पर बैठा था और उसने शेन तंग को अपनी बाहों में लिया हुआ था और मुझे गुस्से से घूर रहा था। सिस्टर शांतंग, क्या यह वही आदमी है जिसे आपकी फैमिली ने आपके लिए ढूंढा है, अपने शुगर बेबी को खुश करने के लिए? शांतंग, उसने मुझे सिर्फ बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाने में एक पल भी नहीं सोचा। अब वह उस आदमी की बाहों में सिमट गई और हंसने लगी। हाँ, यह वही है। उस आदमी ने अपने माथे पर बल लाए। ये तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? वह अचानक उठकर बैठ गया। उसने ठंडी हवा के बीच गाड़ी का शीशा नीचे किया और शांतंग की तरफ देखा। तुम इससे शादी नहीं कर सकती, तुम मेरी औरत हो। उसका यह तरीका शांतंग पर पूरी तरह काम कर गया। शांतंग की आवाज नर्म हो गई। क्या मैंने उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर दिया है? तुम अपना गुस्सा उस पर जैसे चाहे निकाल सकते हो। वो दोनों उस गर्म और आरामदेह बड़ी गाड़ी में बैठे थे और मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। मेरा चेहरा पीला और थका हुआ दिख रहा था। उनकी प्यार भरी बातें मेरे कानों में पड़ रही थीं, लेकिन मेरे दिल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जब तक इससे अंकल लिन का दिमाग शांत रहे मुझे किसी भी बात से कोई एतराज नहीं था। शांतंग ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे एक नौकर की तरह आवाज दी, हे, क्या तुम्हें याद है जो तुमने पिछली बार मुझसे वादा किया था? मुझे याद है। शाओ जियन का असिस्टेंट बीमार है। अगले कुछ दिन तुम उसके साथ रहोगे। वह जो भी करने को कहे वही करना, ताकि मैं उससे नफरत करने लगूं। शांतंग ने इस हद तक का तरीका अपना लिया था। वह देखना चाहती थी कि मैं गुस्से में कब अपने पैर पटकता हूं, लेकिन मुझे काबू में करना बहुत आसान था। मैं उसकी हर गलत बात मान लेता हूं। शांतंग हैरान रह गई। मैं देख रही हूं कि तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। ये तुमने खुद मांगा है। पिछले कुछ दिनों से वेन्निंग अपने काम में बिजी थी। जब वह वापस आई
तभी उन्हें पता चला कि मैं आजकल शेंतंग के साथ हूँ। जी योंगशी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि वह उसके साथ है, लेकिन सच तो यह है कि वह उस छोटे स्टार की सेवा कर रहा है जिसके साथ वह घूम रही है। सेवा? वह किसी और की सेवा क्यों करेगा? जी योंगशी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तुम पिछले कुछ दिनों से देश से बाहर थीं। तुमने नहीं देखा कि वह कितना झुककर और गिड़गिड़ाकर बात कर रहा था। अब तो मेरा उससे मजाक करने का भी मन नहीं करता। यह बहुत बोरिंग है। जी युनसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया। जीन ऑन्जो ने उसकी बेइज्जत की और अब शेंतांग उसे एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। यह ऐसी चीज नहीं थी जो कोई आम इंसान बर्दाश्त कर सके। इस बार वेन निंग को शक होने लगा कि मुझ पर सच में किसी चीज का साया है। वेन निंग ने गुस्से में पूछा, वह कहाँ है? यहां आने से पहले जी योंगशी को लगा कि वेन निंग चाहती है कि वह मेरी इस बुरी हालत को अपनी आंखों से देखे, लेकिन जब उसने सच में देखा तो वेन निंग बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठी रही। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। इस बार जी यिंगशी समझ नहीं पाई कि वह क्या सोच रही है। गाड़ी की खिड़की से मैं 2 बड़े सूटकेसेस को खींच रहा था और उन्हें गाड़ी में रख रहा था, ये देखते हुए कि मैं कितना कमजोर और पतला था। मेरे हाथों में अजीब सी ताकत थी। दोनों हाथों से उठाकर मैंने सारे सूटकेसेस को गाड़ी के अंदर रख दिया। वह छोटा स्टार आराम से गाड़ी में बैठा रहा। उसने ड्राइवर को भी मदद नहीं करने दी और सारा भारी काम मुझ पर छोड़ दिया। मैं अकेले ही कई बार आगे पीछे गया ताकि सारा सामान गाड़ी में रख सकूं। फिर भी मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का हक नहीं था। उस आदमी ने पता नहीं क्या कहा और मैंने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से भाग गया। जब मैं वापस आया तो मेरे हाथ में कॉफी थी। मेरे कॉफी देने के 2 मिनट से भी कम वक्त में 1 कप कॉफी सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दी गई। ये हंगामा इतना तेज था कि इससे शांतंग की नींद खुल गई, जो आंखों पर मास्क लगाकर गाड़ी में सो रही थी। उसने नींद में ही मेरी तरफ देखा और मेरी ऐसी बुरी हालत देखकर चौंक गई। क्या हुआ? शांतंग मेरे लिए टिश्यू लेने ही वाली थी, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। उसे पता था कि मुझे सर्दी है, फिर भी वह मेरे लिए ठंडी कॉफी लेकर आया। उसने ये जानबूझकर किया है ना? मैंने बिना कुछ बोले अपने कॉलर से कॉफी को साफ किया। मुझे बस इस बात का डर था कि यह दाग साफ नहीं होगा और अंकल लिन को पता चल जाएगा। पहले पैसे कमाने के लिए कस्टमर्स ने मुझ पर गर्म सूप तक फेंका था, इसलिए 1 कप ठंडी कॉफी अब मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मुझे माफ कर दो, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं जाने लगा, शेंतंग ने मुझे आवाज दी। पिछले कुछ दिनों से मैंने बिना किसी शिकायत के मेहनत की थी। मैंने उसके पुराने असिस्टेंट से भी बेहतर काम किया था। हर मुश्किल का सामना करते हुए भी मैंने एक बार भी शिकायत नहीं की थी। शेंतंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक तरफ से जैकेट उठाई। मत जाओ, इसे पहन लो और अकेले ही वापस चले जाओ। शांतंग ने उस छोटे स्टार की तरफ देखा और फिर जैकेट मेरी तरफ फेंक दी। इसे रख लो, मुझे बस डर है कि आंट लिन को पता चल जाएगा और वह मुझे डांटेंगी। गाड़ी तेजी से चली गई। यह पूरा नजारा दूसरी गाड़ी में बैठे उन 2 लोगों ने देख लिया था। जी योंगशी ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि वह बेचारा बनने और तरस पाने में बहुत माहिर है। वेन निंग ने उसे इग्नोर किया और सीधे गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ चलने लगी। तभी मुझे दूर से एक ठंडक महसूस हुई। मैंने ऊपर देखा तो वेनिंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं कांप गया और मैंने कहा, मिस वेन। वेन निंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे एक थप्पड़ मार दिया, ये देखकर कि मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की। वेंडी ने सही समय पर अपना हाथ रोक लिया। उसका बोलने का तरीका बहुत ठंडा था। क्या तुम पागल हो? तुम पीछे क्यों नहीं हटे? तुम पर कॉफी फेंकी गई, तुम्हारा मजाक उड़ाया गया और तुम्हें बचना भी नहीं आता। मैं बस कोई झगड़ा नहीं चाहता था। क्या यहाँ रुकना गलत है? जब मैं जिद्दी और गुस्से वाला था तब वह मुझसे नफरत करता था। अब जब मैं सीधा और शांत हूं तो वह अब भी मुझे नीचा क्यों दिखाता है? अच्छा हुआ कि अब मैं वेन निंग के लिए नहीं रोता। अचानक एक कार के हॉर्न की आवाज ने हमें रोक दिया। वेन निंग और मैंने दोनों ने उस आवाज की तरफ देखा। सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। कार का शीशा नीचे हुआ।
पीछे की सीट पर फादर जी बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने बस 2 शब्द कहे, अंदर आओ। घर पहुंचने के बाद फादर जी ने मुझे स्टडी रूम में बुलाया। स्टडी रूम में रोशनी बहुत कम थी। वहां अंदर जाना ऐसा लगा जैसे किसी गहरी खाई में गिरना। उस खाई के नीचे एक जज बैठा था, जो अपने हाथ के एक इशारे से किसी की भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। इस वक्त वह जज मुझे गुस्से से देख रहा था। अंकल लिन, मुझे बताया गया था कि तुम काफी बदल गए हो और अच्छे हो गए हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सालों की मुश्किलों के बाद मेरी वह चमकदार आंखें अब फीकी पड़ गई थीं। फादर जी मेरे सामने बैठे थे। अचानक उनका दम घुटने लगा। कुछ भी हो, मैं अब भी वही बेटा था जिसे उन्होंने सालों तक पाला था। वह पहले मुझ पर बहुत गर्व करते थे। फिर फादर जी ने अचानक पूछा, क्या तुम हमें दोष देते हो? अगर नहीं, तो इतने साल दूर रहने के बाद क्या तुम्हें सब समझ आ गया है? क्या तुम फिर से वही बेवकूफ़ी वाली बातें करोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो जी फैमिली तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मेरी पुरानी मासूमियत अब जा चुकी थी। मैंने बस धीरे से एक शब्द में जवाब दिया, समझ गया। फादर जी ने चैन की सांस ली। जब तुम समझते हो तो तुम फिर से वेनिंग के साथ क्यों हो? क्या तुमने अभी तक उसकी उम्मीद नहीं छोड़ी? नहीं, हम बस अचानक एक दूसरे से मिल गए थे। अच्छा होगा अगर ऐसा ही हो। फादर जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, शीयन, बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ, हम तुमसे सच में प्यार करते थे। हमने वेन फैमिली से शादी के बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वेन निंग कभी राजी नहीं हुआ। इन सब सालों में वह बस यही चाहता था कि तुम बाहर ही मर जाओ। मैं फादर जी को समझता था। मुझे अच्छे से पता था कि वह क्या सुनना चाहते हैं। मैंने आज्ञाकारी होकर जवाब दिया, अंकल लिन चाहते हैं कि मैं शिनतंग के साथ रहूं। अगर वह राजी हो गया तो मैं उससे शादी कर लूंगा। यह अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचते हो। कई दिनों से छाया हुआ अंधेरा अचानक खत्म हो गया। जी और शी ने मुझे इजाजत दे दी अपना बैग पैक करने की। किड ने किसी के साथ प्लान बनाया था, माउंट लेयन के रिजॉर्ट विला में 2 दिन रुकने का। अंकल लिन को उससे बहुत मिन्नतें करनी पड़ी ताकि वह मुझे भी अपने साथ ले जाए। जी यंग से ने लॉलीपॉप चूसते हुए मेरी तरफ हल्की मुस्कान से देखा और कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं? मैं अंकल लिन के पीछे खड़ा था, एक कमजोर फूल की तरह जो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना कमजोर कि हवा का एक झोंका भी मुझे बिखेर दे। मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। अंकल लिन, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अंकल लिन ने मुझे पकड़ा और जोर देकर कहा, तुम्हें जाना ही होगा। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि शांतंग भी वहां होगा? तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जी योंगशी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि शैंतंग तो जरूर जाएगा, लेकिन वह अपने साथ उस मेल सेलिब्रिटी को लेकर आएगा जो उसका खिलौना है। अगर मैं शीयान वहां गया तो ऐसा लगेगा जैसे मैं बिना बुलाए उनकी पार्टी में घुस गया हूं। लेकिन इस वजह से यह और भी मजेदार लग रहा था। वो रिजॉर्ट 3 साल से खुला था। जो लोग यहाँ आते थे उनमें से ज्यादातर बड़े और अमीर खानदान के लोग होते थे। मैं तो बस जी योंगशी की पहचान की वजह से अंदर जा पाया। 3 साल बाद यहाँ की बहुत सी इमारतें मुझे अनजान लग रही थीं। ऐसी आलीशान जगह पर फिर से कदम रखते ही मुझे सबसे पहले अपने वह साल याद आए जब मैंने गुजारा करने के लिए होटल्स और क्लब्स में काम किया था। जी योंगशी बिलियर्ड्स हॉल की तरफ जा रही थी। उसने रूम कार्ड मेरी तरफ फेंका और कहा, तुम खुद ऊपर चले जाओ, जब तक जरूरत न हो बाहर आकर मुझे शर्मिंदा मत करना। जब मैं अपना सूटकेस लेकर जा रहा था तभी जी युनची ने आखिरी बात कही, ओह हाँ, चियनतांग तुम्हारे बिल्कुल बराबर वाले कमरे में है। यह सब जानबूझकर किया गया था, लेकिन मैं तो बस शेन फैमिली में शादी करना चाहता था। उसके पास कितने मर्द हैं या वह उनके साथ क्या करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, बराबर वाले कमरे से आवाजें आने लगी। उन आवाजों के बीच मैं आराम से सोफा पर बैठकर सो सकता था, लेकिन दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, जिसकी वजह से मुझे अपनी आंखें मलकर उठना पड़ा। बाहर शेंतंग का वह लड़का खड़ा था
वह नहाकर और कपड़े बदलकर आया था। उसे देखकर ही मैं समझ गया कि यह छोटा सेलिब्रिटी यहाँ झगड़ा करने आया है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सच में आ गए। क्या तुम एक दिन भी शैतान के बिना नहीं रह सकते? अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींचने लगा। ये देखकर मैंने जल्दी से सफाई दी कि ऐसा नहीं है, मैं मिस जी के साथ आया हूं। मिस जी ने ही शांतन को बताया था। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इसलिए आए क्योंकि तुम्हें पता था कि वह यहां होगा। तुम्हें हमारे पीछे ही आना था ना। तो अब अगर हमने तुम पर तरस नहीं खाया तो हमें दोष मत देना। रिजॉर्ट के अंदर खड़े होकर नॉर्थ बिल्डिंग में जी युनसी अपनी शैंपेन पी रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, सच में मर्द ही मर्द को अच्छे से सबक सिखाना जानते हैं। क्या तुम्हें याद है वह इंटर्न असिस्टेंट जो अंकल जी के आसपास रहता था और वह कैसे तुम पर मरता था? मैं कैसे भूल सकता हूँ। वह इंटर्न बस मेरी कार की आगे वाली सीट पर बैठा था और शी यन ने तुरंत फैसला कर लिया कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। उसने मेरे पीठ पीछे मेरे पापा से शिकायत कर दी और उस लड़के को नौकरी से निकलवा दिया। जी युनशी ने अपनी आईब्राउ उठाई और पूछा, वेन निंग, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार भी वह शेंतांग से शादी करने का सपना देखने की हिम्मत करेगा? वेन निंग खिड़की के पास खड़ा था और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आगे से ऐसा नाटक मत करना। ये बिल्कुल बेकार है, बहुत बोरिंग है। जी युनसी ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि हम उसे आसानी से जीने नहीं दे सकते? ये बात वेन निंग ने खुद कही थी मेरे वापस आने से ठीक 3 दिन पहले, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। वेंडिंग जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जी योंगसी उसे जबरदस्ती ऊपर बिलियर्ड्स हॉल में ले गई। उसने फिर कभी मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि वह वेन निंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। बिलियर्ड्स हॉल में धुआं भरा हुआ था। 2 आदमी जिन्हें पता नहीं कौन लाया था एक तरफ बैठे थे। वेन निंग शॉट लेने के लिए टेबल पर झुका। जैसे ही उसने क्यू स्टिक को पकड़ा, रोशनी उसके ठंडे और गुस्से वाले चेहरे पर पड़ रही थी। उसके वहां होने से कमरे में बाकी सब लोग उसके सामने फीके लग रहे थे। एक साफ शॉट के साथ बॉल अंदर चली गई। पास बैठे आदमियों में से एक उठकर आया और उसने क्यू स्टिक को पकड़ लिया। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने वेन निंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे पता था कि यंग मास्टर वेन बिलियर्ड्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा अच्छे हैं। वेन निंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चौक का एक टुकड़ा लिया और उसे क्यू स्टिक की टिप पर हल्का सा रगड़ा और उस पर फूंक मारी। चौक की धूल सीधे उस आदमी के चेहरे पर चली गई। वह खांसते हुए जल्दी से पीछे हटा। फिर उसने तुरंत दोबारा एक झूठी मुस्कान बनाई और बोला, यंग मास्टर वेन, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे? मैं भी काफी अच्छा खेलता हूँ। अभी वह बोल ही रहा था कि कोई भागते हुए अंदर आया और चिल्लाया, क्या नीचे जो लड़का है वह दीदी जी युनसी का छोटा भाई है या उनका नौकर है? मेरा कोई भाई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर वह कौन है? उसे क्या हुआ है? वह किस तरह का नाटक कर रहा है? अरे कुछ ज्यादा नहीं हुआ। वह बस ऐसा लग रहा है जैसे ठंड से मरने वाला हो। रिजॉर्ट के अंदर का तापमान हमेशा गर्म रहता था, लेकिन बाहर पहाड़ पर बहुत ज्यादा ठंड थी। जब मुझे जबरदस्ती ले जाया गया तो मैंने सिर्फ एक पतली शर्ट पहनी हुई थी। मुझे बीच पर फेंक दिया गया था और मुझे पहाड़ के बिल्कुल नीचे से चलकर ऊपर आना पड़ा। जी नानजो अपने साथ कुछ लोगों को लाया था, जिसमें शेंतांग का लड़का टॉय भी शामिल था, और उन्होंने मुझे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरें बार बार मेरे पैरों से टकरा रही थीं। हड्डी तक कांपने वाली ठंड मुझे बहुत बुरी तरह लग रही थी। लेकिन जब भी मैं किनारे पर आने की कोशिश करता तो जी नानजो किसी से मेरी आंखों पर लेजर लाइट मरवाता। उस तेज रोशनी से मुझे थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाता। मैं कई बार वापस समुद्र के पानी में गिर गया। उस रात जब समुद्र में उफान आया तो मैं ठंड से मरने ही वाला था। इसलिए जब मैं आखिरकार वापस पहुंचा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। जब मैं नॉर्थ बिल्डिंग के लॉबी में गया तो आसपास के सभी लोग मुझे देखने के लिए मुड़े। ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर हर कोई मुझ पर हंस रहा था। लोगों की बातें और अफवाहें समुद्र की लहरों की तरह बढ़ रही थीं, जो समुद्र के शोर से भी ज्यादा तेज थीं।
मैंने ऊपर नहीं देखा। जब मैं वेननिंग के पास से गुजरा तो मैं रुका भी नहीं। भले ही उसके पास एक और आदमी खड़ा था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बार जी युनसी के पास भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने वेन निंग के कंधे पर हाथ रखा। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। वेन निंग ने उसका हाथ झटक दिया। उसने हमेशा की तरह ठंडे ढंग से पूछा, क्या अब तुम सबको सुकून मिल गया? वह ये जी युनसी से पूछ रहा था, लेकिन वह खुद से भी यही सवाल कर रहा था।